जो जेटली साहब का तीसरा बजट है उसमें सबसे बड़ी बात जो है जो मैं मानता हूँ वो ये है कि सन 1993 के बाद जिस वक्त हिंदुस्तानी आइन में पंचायत और लोकल बॉडीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ये पहली बार है जब यूनियन बजट का 15% ग्राम पंचायत को दिया गया है। तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपया आने वाले साल में ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। और चूंकि करीबन 2.5 लाख पंचायतें हैं, ये हर पंचायत को ऑलमोस्ट 80 लाख से 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और मैं इसको बहुत बड़ी चीज़ मानता हूं कि जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग है वो होगा, क्योंकि अभी तक एक जॉइंट सेक्रेटरी, एक एडिशनल सेक्रेटरी दिल्ली में बैठ के तय करता था कि पैसा कहाँ लगना चाहिए। जिस वक्त एक पंचायत ये डिसाइड करेगी, जो लोकल विलेज लेवल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि सड़क कहाँ बननी है, उसमें एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि वहीं लोग हैं। स्ट्रीट लाइट कहाँ आएगी, तो जो इससे एक पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी जो हिंदुस्तान की बदल जाएगी। सबसे बड़ी बात मेरी है उसमें हर रियासत पे असर पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ी मूव है। दूसरी बड़ी चीज जो इस बजट में हुई है कि आधार कार्ड जो है, आधार सिस्टम जो है, उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। यानी कि जो भी अब किसी भी सिटीजन को, चाहे सब्सिडी हो, एलपीजी हो, कैश बेनिफिट ट्रांसफर हो, सब उसी आधार नंबर पे चलेगा। जो डुप्लीकेशन होती थी, जो एक जबरदस्त लॉबी बनी थी, वैसे वेस्टेज था, लीकेज था, जहां पे एक वक्त राजीव गांधी ने कहा कि अगर हम 100 रुपया बेचते हैं तो 90 रुपये लीक हो जाते हैं, वो बंद हो जाएगा। तो इससे जो है गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज भी हो जाएगी और इम्प्रूव भी हो जाएगी। ये बात रही सिस्टम बिल्डिंग की जो इस बजट में हुई है। और जो मैं मानता हूं कि ये फेडरलाइजेशन ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसमें आप स्टेट और पंचायत को एम्पावर कर रहे हैं। ये बात सही है कि रिकमेंडेशन जो जिस बुनियाद पे ये हुआ है वो 14 फाइनेंस कमीशन ने किया है। तो अगर 14 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसके बाद पूरा निज़ाम चेंज हो गया, तो हमको ये नया निज़ाम समझना चाहिए कि इसे क्या होगा इस बजट से। वरना यूनियन बजट का जो था, एक वक्त ये था कि चूंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहीं थी नहीं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जितनी भी थी इसी में आती थी, तो बहुत मायने रखती थी। लेकिन अब ये थोड़ा और पॉलिटिकल हो गया है और थोड़ा और डिसेंट्रलाइज हो गया है। तो ये दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। अहम बात इसमें यह भी है कि जिस तरह का उन्होंने रेवेन्यू शेयर किया है, बजट में दो चीज़ें हैं। एक रेवेन्यू साइड है जहाँ से आप पैसा लाते हैं, और दूसरा एक्सपेंडिचर जहाँ खर्च करते हैं। और जैसा हमने JNK में पहले किया था कि पिछले साल जिस वक्त PDP BJP सरकार ने पहला बजट पेश किया कि हमने प्लान नॉन प्लान वो अबॉलिश कर दिया, तो जेटली साहब ने भी अब इस बजट में अनाउंस किया कि वही तरीका है। तो अब दो ही चीज़ें रहती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू साइड में ये शायद वो बजट है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र स्टेट्स को हुआ है। गरज ये है कि अगर 1 रुपया यूनियन गवर्नमेंट की आमदनी है, इसमें तकरीबन 38% तक स्टेट हो जाता है। और जब आप एक्सपेंडिचर की बात करें तो वहां से भी कम से कम 30-35% स्टेट हो जाता है। यानी यूनियन बजट में अब 65% डिफरेंट रियासतों को जाता है। तो अब ये यूनियन बजट कम और यूनियन ऑफ स्टेट्स का बजट बन गया है, और इसमें अब हमको इस नजरिए से देखना चाहिए। इसमें प्रोग्राम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं, लेकिन जिस तरह से स्टेट्स को पैसा मिला है, कि एम्पावरमेंट हुआ है दोनों लेवल्स पे, स्टेट लेवल पे भी और पंचायत लेवल पे आगे होगा। अब इसमें जो डेमोक्रेटाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तभी इस बजट का या किसी भी यूनियन बजट का
इंसान फ़ायदा ले सकता है। हमने ये भी देखा है कि अब स्टेट्स को ऑप्शन मिला है कि वो किस तरह से इन पैसों को यूटिलाइज करें। अभी तक ये था कि वन शू साइज फिट्स ऑल, एक CSS बनती थी, सबको अप्लाई करती थी वही स्कीम। लेकिन अब स्टेट्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि वो चाहें ऑप्शन में कि मुझे एक ये स्कीम ज़्यादा पसंद है, मैं इसी में जाऊंगा, और थोड़ा अपना जो रिक्वायरमेंट उनका है उसे मीट किया जाए। अगर स्टेट्स अपना बजट इस फ्रेमवर्क को देख के बनाए तो बहुत फायदा हो सकता है। यही आप बात ले लें पंचायत की, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि 3 लाख करोड़ रुपया इनको मिलेगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स भी कुछ पैसा देंगी। तो मिसाल पंचायत को 1 करोड़ मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर MLA के पास अपना फंड है 1.5 करोड़ का, हर MP के पास अपना फंड है 5 करोड़ का, और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ फंड देगा। इनको देना जरूरी है, आईनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, फंड दिया जाए। तो जो ये विलेज इकोनॉमी आपकी है, इसमें आप बड़ा जबरदस्त इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो अब बजट वो इसोटेरिक बजट नहीं रहा कि जो चंद ही लोग समझते थे, ये अब ग्रास रूट लेवल पे इंपैक्ट करेगा, और वो सबसे बड़ी चीज है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, इस बजट में एक तो ये है कि जो नया निज़ाम बना है, जिसको हमने एंटिसिपेट किया था पिछले जम्मू कश्मीर बजट में, कि अगर आप 2014-15 को देखें तो हमको 4,500 करोड़ मिलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेयर ऑफ टैक्सेस। 16-17 में हमको 9,000 करोड़ मिलेंगे, डबल हो गया। यानी जो डिपेंडेंस हमारी थी फॉर नॉन स्टैट्यूटरी ट्रांसफर्स, कि जो हमारा हक नहीं बनता था कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, वो कम हो गया। हमारी डिपेंडेंस कम हो गई है, क्योंकि सिस्टम जो नया बना है, इसी को एंटिसिपेट करते हुए मैंने उस वक्त कहा था कि आई विल नॉट गो विथ अ बेगिंग बोर्ड टू द सेंटर। वजह ये थी कि ये मालूम था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली एंटाइटल्ड ट्रांसफर्स हमारे हैं वो इतने बढ़ जाएंगे कि हमको भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी जब मेरा हक ही बनता है। और आप देखें 2014-15 में टोटल 4,500 करोड़ था, आज 16-17 में 9,000 करोड़ हो गया। तो उससे जो है पूरा जो स्टेट फाइनेंशियल सिस्टम है वो बदल जाएगा। तो एक तो ये है कि स्टेट का शेयर बढ़ गया। दूसरा, पंचायत जो हमारी 2,000 पंचायत, हमारी 4,000 पंचायतें हैं, तो 4,000 पंचायतों का मतलब है आपका 4,000 करोड़ आ गए। अगर 1 करोड़ पर पंचायत आपने दिया है तो करीबन 3,500-4,000 करोड़ आपका वो भी आ जाएंगे। तो यानी ये तो एक एडिशनलिटी मिल गई आपको कि जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस में पैसा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जाता था वो अब वहां से जरूरी नहीं है, ये सप्लीमेंट हो गया। ये है कि हमारे पंचायती इलेक्शन होने चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए, और वहां पे अगर उस पर ध्यान हम दें, बने देश में दें कि हम स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दें, अगर हम उस पर ध्यान दें तो जो रूरल लैंडस्केप हमारा है पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 5 या 6 साल में। और जो रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं, क्योंकि देखिए अब इंडिया ट्रीटी करे चाइना के साथ एंटी डंपिंग में, वो हमारे यहाँ फार्मर को फर्क नहीं पड़ता। उसकी ज़िंदगी डिपेंड करती है कि उसका जो सड़क है वहाँ पे बिजली है, पानी है, खंबा है, वो कब कितनी जल्दी हो गया। अब वो डिसीजन मेकिंग जो है उनके पास है, इसी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास नहीं है। आपकी ग्राम पंचायत वहाँ पे डिसाइड करेगी ये 5 चीज़ें करनी है, उसका पैसा आपके पास मिल गया है, फंक्शंस भी हैं, फाइनेंसेस भी हैं, वो ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ है। दूसरा, जो क्राइटेरिया बेस्ड ट्रांसफर्स हैं सारे, उसमें शेयर मिल रहा है जम्मू कश्मीर को, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, सेंट्रल प्लान हो, उसमें शेयर मिलता है। वो बढ़ा नहीं है, वो स्टैग्नेंट रहा है, क्योंकि सेंटर के पास इस वक्त उतना पैसा नहीं है कि वो इंक्रीज किया जाए। लेकिन जो खास बात इस बजट में JNK के लिए है, वो जो प्राइम मिनिस्टर्स प्लान जो ने अनाउंस किया उस वक्त 80,000 करोड़ का, उसमें इस बजटिंग में एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये अनाउंस कर दिया कि मैंने उसको फुली फंड किया हुआ है।
यानी 80,000 करोड़ का उन्हें रिसोर्सेज एयरमार्क किए हुए हैं। लेकिन जाहिर है 80,000 करोड़ एक साल में खर्च नहीं होगा, ना ये मुमकिन है और ना ही डिजायरेबल है, इतना खर्चा कर नहीं पाएंगे। तो 3-4 साल में ये पैसा खर्च हो सकता है अगर एफिशिएंटली किया जाए। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि ये ड्रॉडाउन पे डिपेंड करेगा, जितना खर्चा होगा उतना जाएगा, लेकिन जो उन्होंने एयरमार्क किया हुआ है स्पेशल नीड्स के लिए वो 9,000 करोड़ है। तो कम से कम 9,000 करोड़ आपके पास किटी है जो आप खर्चा कर सकते हैं, और इसके अलावा जब आप खर्च करें तो वो पैसा भी आ सकता है। लेकिन एयरमार्क जो इस वक्त है, जो इस साल में ट्रांसफर आपके पास होगा, वो 9,000 करोड़ का होगा, विच इज कि आप अपना जो प्लान हमारा है जेएनके का 7-8 हजार करोड़ का रहता था, उसके अलावा आप 9,000 करोड़ और दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो पिछले 10 महीनों में काम किया था हमने, उसका ये इम्पैक्ट बजट में आया है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। और मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि हमारी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कम है, हम खर्च नहीं कर पाते हैं, उसको इम्प्रूव करना जरूरी है इस बजट से फायदा लेने की। अब ये फायदा लेने की बात है, हम किस तरह से इस बजटरी रिसोर्स को यूटिलाइज करें वो बहुत जरूरी है। उसके लिए इंस्टीट्यूशन सिस्टम बहुत जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है कि हमको उतना टाइम मिले खर्चा करने के लिए। इसीलिए उस वक्त प्रपोजल ये था कि हम जनवरी बजट पेश करेंगे ताकि अप्रैल 1 से हम पूरा काम चालू कर सकें। वो मुमकिन हो नहीं पाया वजूहत से, लेकिन अगर वैसा सिस्टम बने तो ये मुमकिन है कि हम अपने 7-8 हजार करोड़ का कैपिटल प्लान जो हमारा था 10,000 करोड़ का, और 10,000 करोड़ का जो ये नया 9,000 करोड़ का ये है, तो तकरीबन 20,000 करोड़ का हम स्पेंडिंग कर सकते हैं। ये आज तक कभी नहीं हुआ है। मैक्सिमम जो स्पेंडिंग हुई है जम्मू कश्मीर में कैपिटल स्पेंडिंग में, वो 6-7 हजार करोड़ हुई है। आज पॉसिबल ये है कि आप 20,000 करोड़ का काम कर सकते हैं। उसमें क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इंप्रूव हो जाएगा कि मैकडम में जिस तरह हमने कोशिश की थी कि 1 किलोमीटर में 12 या 13 लाख रुपए में वो होता था, हमने 33 लाख रुपए एयरमार्क किया कि जो उसका स्ट्रेंथ है मैकडम का, इंटरनेशनल क्वालिटी पे हो। इसी तरह बाकी चीज़ों में क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग इंप्रूव हो सकती है, रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। हाँ, ये ज़रूर कोशिश होनी चाहिए इस बजट के बाद कि हम काम एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें। बाकी रही जो बजट की ओवरऑल चीज़ें हैं कि बोरोइंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है विद इन लिमिट रही है, उसमें इतनी बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो इस बजट में है और जिसका जम्मू कश्मीर पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, वो बैंकिंग सेक्टर है। कि जितने भी आप देखें इस वक्त बैंक्स में ज़बरदस्त एक एनपीए का रिवाज चल चुका है, जो 5 या 6 या सिस्टमिकली 3 या 4% होता था, आज 16-17% हो गया है। और जितने भी बैंक्स हैं सबको रिकैपिटलाइजेशन की ज़रूरत है। उसके लिए जेटली साहब सिर्फ 25,000 करोड़ रखे हैं, लेकिन चाहिए उनको 70,000 करोड़। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो ये पूरा जो बजट है ये किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप ग्रोथ इतनी नहीं कर पाएंगे, और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसा टाइट हो गया है कि बैंक्स को कैपिटल की ज़रूरत है, अगर ना हो तो वो लेंडिंग नहीं कर पाएंगे। उससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर को मिल नहीं पाएगा और ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, इन्फ्लेशन का खर्चा रहेगा, और जिसको हम कहते हैं कि एक मैक्रो इकोनॉमिक टेल स्पिन होगा कि एक बिल्कुल ग्रोथ कम हो जाएगी, वो उस पर खतरा है। ओवरऑल मैं इसको एक सोशल बजट मानता हूँ जहाँ पे सिस्टम बिल्डिंग की कोशिश की गई है और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड बजट हुआ है।